हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत थ्योरी जो भी है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे आप लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि उस थ्योरी में हमने क्या सीखा और उससे कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि आपने क्या सीखा है ये आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की है तो आप के भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब आपने सुना है, कहा बहुत बार कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए। आप लोग पता नहीं क्यों बस चीज़ों को रटने में समझने में इसमें ही टाइम चला जाता है, और कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ये आपको तब तक नहीं आ पाता जब तक आप एग्ज़ाम में बैठने नहीं जाते हैं, है ना। तो इसलिए आपको ये सब पहले से ही सीखना होगा। तो इस वीडियो को मेरे लास्ट तक देखिएगा। देखिए, मैंने सोचा है कि थ्योरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं सीटेट में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इसलिए जो पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी, इनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं हर एक थ्योरी के बाद सारे प्रीवियस ईयर कराऊंगी। बस रेपिटेशन से बचूंगी कि जो रिपीट ना हो क्वेश्चन, है ना। तो अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो आप देखिए, जज करिए खुद को कि आपको क्या आया क्या नहीं आया। कभी कभी ऐसा होता है कि लेक्चर्स में 1-2 पॉइंट्स छूट जाते हैं, तो वो भी इसमें कवर हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये लास्ट तक देखना चाहिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन से पहले हम लोग एक बात देखेंगे कि हम लोग ने जो पिछला हमारा लेक्चर था जो पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने सारी जो 4 स्टेजेस पियाजे ने बताई थी उसके बारे में जाना था, उनकी क्या क्या विशेषता है उनके बारे में जाना था। लेकिन एक जो सेंसरी मोटर स्टेज की ये 3 जो विशेषताएं ये छूट गई थी, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, एक बार बना भी हुआ है, तो इसलिए मैं इसमें आपको बता दे रही हूँ। देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज में मैंने आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस बताया था, पूरा डिटेल में बताया था कि क्या होता है ना। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। मैं खुद बोल रही हूँ कि अगर आप पियाजे के वो दोनों वीडियोस देख लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आपके एग्ज़ाम में फिक्स हो जाते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो आप वो देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें कौन कौन से पॉइंट छूटे थे। सेंसरी मोटर स्टेज में हम लोगों ने सीखा था कि इमिटेशन होता है ना, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व होता है। अब देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब ये जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं 1 मंथ, है ना। तो क्या होता है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है कि जैसे कोई भी बच्चा जैसे वर्ल्ड में आता है ना, पहले तो जब वो गर्भावस्था में होता है माँ के पेट के अंदर, और फिर जब वो बाहर आता है तो जो उसको बिल्कुल नए टच मिल रहे होते हैं, मतलब उसको जैसे कोई बाहरी व्यक्ति टच करता है जैसे ही, तो उसको एक अलग तरीके का अनुभव होता है, एक नई दुनिया का, मतलब नए टच का, है ना। तो वो एकदम से क्या होता है, चौंक जाता है, एकदम से चौंक जाता है, तो उसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। वो एकदम से उसका चौंकना किसी भी नए चीज़ के टच में आने से, है ना, तो वो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसा अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, प्राइमरी सर्कुलर एक्शन क्या होते हैं और सेकेंडरी सर्कुलर एक्शन। देखिए, सर्कुलर एक्शन का मतलब होता है कि ऐसा एक्शन जिससे बच्चे को प्लेजर मिले, है ना। प्राइमरी सर्कुलर एक्शन जो होता है 1 to 4 मंथ होता है, और सेकेंडरी 4 to 8 मंथ होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा ऐसे एक्शन करता है जिससे उसको प्लेजर मिलता है, मतलब खुशी मिलती है। जैसे बच्चा क्या है, अंगूठा, आपने देखा होगा बच्चा अंगूठा चूसता है और जैसे पैर हिलाता है, तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये सर्कुलर एक्शन है। तो सर्कुलर एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे वो बच्चा जो मुंह में ऐसा अंगूठा डालता है तो उसको क्या मिलता है, उसे प्लेजर मिल रहा होता है, खुशी मिल रही होती है, तो वो उसी चीज़ को रिपीट करता है। तो ये होता है प्राइमरी सर्कुलर एक्शन। जब बच्चा अपनी ही मतलब अपनी ओन बॉडी से कुछ ऐसा करे जिससे उसको प्लेजर मिले, तो वो होता है प्राइमरी। और सेकेंडरी में क्या होता है, बच्चा ऑब्जेक्ट्स से भी खुशी लेना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसको ऑब्जेक्ट्स का भी यूज करके प्लेजर प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ जो बजती है ना, तो बच्चे को उसमें खुशी मिलती है ना। कोई भी ऐसा टॉय या कुछ भी,
तो आप वो क्या करेगा, उसके आसपास जो भी चीज़ अगर उससे थोड़ी आवाज़ हो रही है तो उठा के ऐसे ऐसे हिलाएगा कि उससे थोड़ी आवाज़ हो, क्योंकि उससे उसको खुशी मिल रही है। तो मतलब अब आपने देखा कि वो अपनी बॉडी के अलावा वो ऑब्जेक्ट्स का भी यूज करने लगा है ना। तो ये होता है सेकेंडरी सर्कुलर एक्शन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए यही सब बातें रह गई थी, थोड़ी सी पॉइंट से छूट गए थे, तो वो मैं इधर कवर करा देती हूँ तो आपको कवर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी मैंने ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर ली थी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ की इमेज जो बच्चे के माइंड में छपने लगती है, मतलब कि जो भी वो सामने चीज़ देख रहा होता है, अगर वो सामने से हट भी जाए तब भी थोड़ी देर तक उसके माइंड में बनी रहती है, मतलब तुरंत भूल नहीं जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, है ना। तो आप वो वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, सिंबॉलिक थॉट आ जाती है ना। सिंबॉलिक थॉट का मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस से ही है कि बच्चा जो थोड़ी सी इमेज बनाने लगता है, थोड़ा सा विचार करने लगता है। चलिए ये हो गया, सब सारी बातें अब हमारा पूरा कवर हो गया है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ध्यान से आप देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है, किसको जाता है। ठीक है, तो बताइए कि अपनी समझ का निर्माण करते हैं, मतलब जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपने नॉलेज को खुद ही बिल्ड करते हैं, तो वो किसने कहा था, पियाजे ने। ठीक है, देखिए ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, मैंने दोनों को ही शामिल करने की कोशिश की है बाइलिंगुअल में। देखिए हिंदी में लिखा जरूर है, बट इंग्लिश में मैं आपको तुरंत कन्वर्ट करके समझा दूंगी, और कई क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, तो आप आगे तक देखिए, पहले ही डिमोरलाइज मत हो जाइए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि निम्न में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के प्रमुख कौशलों में से एक है। आपको बताना है, मैंने आपको पढ़ाया है, आप बताइए। सुरक्षित रखने की योग्यता, मतलब एबिलिटी टू कंजर्व, या हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, या सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, या एनिमिस्टिक थिंकिंग। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कंक्रीट में आपको बताना है। देखिए मैंने आपसे हमेशा कहा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, कि आपको CDP में खासकर सिर्फ हिंदी नहीं देखनी है, इंग्लिश भी देखनी है। देखिए यहाँ पर लिखा सुरक्षित रखने की योग्यता, मतलब देखिए कुछ समझ आ रहा है इससे, मतलब कई बार गलत भी कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या, कंजर्व। बताइए, मैंने आपको सिखाया है, तो मैंने आपको बताया था। देखिए हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो जब औपचारिक में आएगा, मतलब कि जो लास्ट वाला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज उसमें होता है। द्वितीयवर्ती में सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन मैंने आपको बताया अभी कि कब होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज हो गई वाली। और सजीवात्म एनिमिस्टिक थिंकिंग कब होती है, एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है हमारी प्री ऑपरेशनल में ना। मैंने बताया था एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या है, कि बच्चा निर्जीव चीज को भी सजीव समझता है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। तो यहाँ पर देखिए एबिलिटी टू कंजर्व, मतलब कंजर्वेशन, संरक्षण अगर हम लोग बात करें, है ना, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। मैंने आपको बताया था CCS आपको याद रखना है, कंजर्व, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है। जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, या इमेट्स बोलते हैं, या मेंटल मैप बोलते हैं, या मेंटल टूल्स बोलते हैं। आप बताइए क्या बोलते हैं। देखिए मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि हम लोग का इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक्स होते हैं हमारे माइंड में, है ना, जो इसी में स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पेसिफिक, तो उनको क्या बोलते हैं पियाजे के अनुसार, स्कीमा बोलते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आपको थ्योरी कितनी अच्छे से समझ आई है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे। बताइए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम का मतलब, देखिए मैं इंग्लिश में बता दे रही हूँ, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की प्रक्रिया का मतलब अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, मतलब दूसरों को ऑब्जर्व करके बच्चे सीखते हैं। या फिर उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, मतलब कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आप
आप मतलब किसी चीज़ को देख के रिस्पॉन्स करें, मतलब आपको कोई ऐसी चीज़ जो आपको बाध्य कर दे रिस्पॉन्स करने को। ये इन सब की चर्चा हम लोग आगे करेंगे जैसे जैसे हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे। आपको पहले ध्यान देना है कि जीन पियाजे के अनुसार आप देख लीजिए, जीन पियाजे के अनुसार कौन सा मैच कर रहा है। देखिए, इनकी कोई बात जीन पियाजे ने नहीं की है स्टिमुलस रिस्पॉन्स की, पुरस्कार एवं दंड की बात भी नहीं की है। तो ये कहा है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करें, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण मतलब खोज करते हैं, डिस्कवर करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यही बात तो कही है जीन पियाजे ने। देखिए कितने क्वेश्चन बने हुए हैं इसी से, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है, मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत का जो प्रमुख प्रस्ताव वो क्या है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती, मतलब बच्चों की जो सोच है वो एडल्ट से अच्छी होती है, या बच्चों की सोच मतलब क्वांटिटी में जो एडल्ट है उनसे अलग होती है, मतलब क्वांटिटी में अलग होती है, या क्वालिटी में अलग होती है बड़ों से, या फिर बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न। देखिए निम्न तो आपको बच्चों को कहीं करना ही नहीं है। अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं बच्चे को आप भगवान समझ लीजिए, उसको आपको नीचे दिखाना ही नहीं है, वो हर समय अच्छा ही है अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, आप समझ लीजिए। तो ये तो बिल्कुल पहले ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। देखिए एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूजफुल होता है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि अगर आपको चारों में से ऑप्शन में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए जो वयस्कों से निम्न तो हो ही नहीं सकती, पहले ही बेहतर की तो बात ही नहीं की कि बहुत अच्छी। अब आपको ऐसा भी नहीं आप कहो कि गॉड मान लेना है तो बच्चे को गॉड मान के तब तो उसको बहुत अच्छा दिखा देंगे, तो नहीं भाई, जितना कहा है वो भी तो ध्यान रखना है ना हमको। तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे क्वांटिटी में भिन्न होती है, क्वांटिटी में, है ना। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाते समय बहुत अच्छे से बताया था कि जो बच्चों की सोच होती है वो क्वांटिटी में कभी भी भिन्न नहीं होती है। बच्चा भी अपनी पूरी कोशिश का प्रयोग करके बताएगा चीज़ों को, और एडल्ट भी वही करते हैं। तो क्वांटिटी तो सेम होती है दोनों की, बट क्वालिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि बच्चा जो स्टेजेस में सीखता है तो वो छोटा है, तो वो अपनी सोच, अपने जो एज है उसके अकॉर्डिंग सोचेगा, पर सोचेगा उतना ही जितना बड़ा सोचता है, लेकिन उसकी क्वालिटी में अंतर होगा। जब वो बड़ा होगा तो वो चीज़ों को अपने हिसाब से सही कर लेगा, है ना। तो मतलब क्वालिटी, या हम कहें टाइप मतलब प्रकार, इसमें भिन्न होती है, लेकिन क्वांटिटी दोनों की सेम होती है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से तो समान होती है, लेकिन गुणात्मक रूप से मतलब क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो पियाजे ने स्टेजेस दिए थे वो क्वांटिटेटिव स्टेजेस नहीं थे, क्वालिटेटिव थे, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाता है ना। मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस बताइए। अब आप बताइए, मैंने इतना पढ़ाया है, अब आप बताइए क्या होगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस प्री ऑपरेशनल में, या कंक्रीट ऑपरेशनल में, या फॉर्मल ऑपरेशनल में, या सेंसरी मोटर में। देखिए मैंने आपको बताया था सेंसरी मोटर स्टेज जो लास्ट तक आते मतलब 2 साल तक होते होते बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। अगर वो किसी चीज़ को खेल रहा है और आपने उसे छीन के पीछे करा तो वो आपके पीछे आके देखेगा कि आपने वो चीज़ कहाँ छुपाई है, क्योंकि उस चीज़ की इमेज उसके माइंड में बनने लगती है, वो भूल नहीं जाता है तुरंत। और छोटे में क्या होता है, बच्चा तुरंत भूल जाता है, उसके आंखों के सामने से चीज़ गई और वो चीज़ों को भूल गया। लेकिन 2 साल तक आते आते ऐसा नहीं होता है, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, मतलब संवेदी गामा के सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। मतलब पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं, मतलब कि ये कौन प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसकी कौन सी एक मतलब जो इसमें बात कही गई है वो नहीं है। बताइए प्रतीकात्मक
विचार का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, या ईगोसेंट्रिज्म, या इरिवर्सिबिलिटी, या टेंडेंसी टू कंसंट्रेट। देखिए आपको पहले एलिमिनेट करना है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। देखिए पहले आपको देखना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, प्री ऑपरेशनल में मैंने क्या बताया था कि बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी होती है। तो देखिए इरिवर्सिबिलिटी तो हो गई हमारी। ईगोसेंट्रिज्म भी होता है, आपको पता है, वो जो कहता है वही उसको ही सच समझता है ना। अब ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी कंसंट्रेट करने की भी प्रवृत्ति आ जाती है। देखिए वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना। प्रतीकात्मक विचार का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। ये जो है डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, ये देखिए सिंबॉलिक थॉट आप जानते हैं कि जब बच्चा वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तभी उसमें आ जाती है ना। तो मतलब सिंबॉलिक थॉट का मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस आप बोल सकते हैं एक तरीके से। तो ये ना हो करके बाकी सारी चीज़ें हैं, तो इसमें नहीं की बात कह रहा है, तो यहाँ पर 7 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता। देखिए नहीं और हाँ पे बहुत ध्यान देना है आपको, इससे बहुत क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं और फिर घर में आके हम लोग बहुत अफसोस करते हैं। तो ये आपको मैं मतलब जितनी चीज़ें बताती जा रही हूँ ना, बहुत मतलब शार्प हैं ये सब चीज़ें, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है। देखिए बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल कही है पियाजे ने, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकास गुणात्मक चरण मतलब क्वालिटेटिव स्टेजेस में होता है, मैंने बताया था क्वालिटेटिव स्टेजेस में होता है, तो ये भी सही है। देखिए बच्चे अपने पर्यावरण में क्रिया करते हैं। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण को तो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं है, इसीलिए इनकी आलोचना जरूर हुई है। लेकिन देखिए इन्होंने बोला था कि बच्चे ज्ञान का सक्रिय निर्माण करते हैं, मतलब आप उनको इन्वायरमेंट दो, बच्चे खुद ही ज्ञान का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की उन्होंने बात कही है भाई, तभी तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी हमारा सही होगा। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये अभ्यास की बात मतलब इन्होंने नहीं कही कि भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ये वो, इसकी बात इन्होंने नहीं कही है, तो नहीं कहा जा सकता में बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण प्रत्यय से क्या अभिप्राय है। संरक्षण मतलब कंजर्वेशन से क्या अभिप्राय है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आप लोग आंसर जरूर कर पाएंगे। कुछ भौतिक गुण वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं, मतलब भौतिक गुण जो है मतलब जो गुण है क्वालिटी वो वही रहेंगी चीज़ों की, चाहे बाहर से हम लोग उनका स्वरूप बदल दें। या परिकल्पना से निष्कर्ष पहुंचा जा सकता है, मतलब कोई भी हम लोग इमेजिनेशन से निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, इसका संरक्षण का मतलब ये वो है। या फिर दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, मतलब संरक्षण को देख रहे हैं आप कहाँ कहाँ से जोड़ रहे हैं। वन्य जीव वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है देख रहे हैं हम लोग कि कैसे मतलब संरक्षण में कहाँ से, मतलब अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मतलब आपने चीज़ों को रटा है तो आप इसमें आंसर नहीं कर पाएंगे, बट आपने अगर मेरी क्लास देखी तो ज़रूर कर पा रहे होंगे कि संरक्षण का मतलब होता है कि चीज़ों को अगर हम लोग बाहर से बदल देंगे, बाहरी स्वरूप बदल देंगे तो उनकी क्वालिटी नहीं बदलेगी। अगर आप आपने दूध लिया है एक लंबे ग्लास में और एक आपने लिया है बॉल में, तो आपने बॉल में जैसे ही कन्वर्ट कर दिया, जो 1 लीटर दूध था उसको बॉल में डाल दिया, है ना। आपका जो दूध था वो बॉटल में था और आपने उसको बॉल में डाल दिया, तो उसकी क्वांटिटी नहीं बदलेगी, मतलब जो उसके गुण हैं जो वो नहीं बदलेंगे, है ना। और जो बाहरी शेप है वो भले बदल जाए, तो इसको ही यही गुण हमारा संरक्षण या कंजर्वेशन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। देखो 2 प्रक्रियाओं की बात कही गई जो स्कीमा में होती हैं, मतलब नई जानकारी और पुरानी जानकारी में संशोधन। तो क्या है ये, देखिए आप मेरे मतलब
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप CTP देने जा रहे हैं, आप प्लीज़ इंग्लिश वाले ऑप्शन को ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा गलत हिंदी ऑप्शन में होता है। मैंने देखा था इस क्वेश्चन में हिंदी में इतने रॉन्ग आंसर, मतलब कन्वर्ट खुद ही गलत कर देते हैं, और CBSE ने साफ साफ कहा हुआ है कि मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, और वो बाद में आप सिर पटकते रह जाएंगे, बट वो नहीं सही करेगा अगर उसका मतलब अगर हिंदी ट्रांसलेशन में एरर हुई है, वो नहीं करेगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश ज़रूर करनी है, तो इसीलिए मैंने इसके इंग्लिश के ऑप्शन लिए हुए हैं। आप खुद समझिए कि नवीन जानकारी जो मैं उसको ऐड करना, उसमें संशोधन, तो ये क्या आएगा, किस में आएगा, एसिमिलेशन। 2 प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी कि जो भी आपका अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन होता है ना, एडेप्टेशन, उसमें 2 प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। एक मैंने बताई थी आपको एसिमिलेशन, आत्मसात करना, जब आप नई जानकारी जोड़ते हैं, है ना, पुरानी जानकारी में, और एक मैंने आपको बताया था एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन में मैंने आपको बताया था कि आप उसमें क्या करते हैं, संशोधन करते हैं जो आपने पहले से स्कीमा में बनाया हुआ है। तो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन मतलब आत्मसात करना और समायोजन करना हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, मतलब लर्निंग के लिए क्या जरूरी है, बताइए। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट की बात देखिए इन्होंने नहीं की थी, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी जो व्यवहारवादी थे, है ना, वो रीइंफोर्समेंट की बात करते थे, मैं आगे आपको बताऊंगी जब आगे पढ़ाऊंगी। देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। देखिए, अवलोकन की बात इन्होंने नहीं की है, ना रीइंफोर्समेंट की बात, और ईश्वरीय न्याय पर विश्वास की बात तो की ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो सक्रिय खोजबीन, जहाँ खोजबीन अन्वेषण, है ना। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली योग्यता है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक काल में कौन सी योग्यता आ जाती है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, या हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, या अमूर्त चिंतन मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या लक्ष्य उद्देश्य, या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देखिए, आप लोग जानते हैं कि गोल डायरेक्टेड, देखिए हम लोग को क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा तो हम लोग फिर भी उसमें सबसे अच्छा चुनने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है ये हमारा सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अमूर्त चिंतन तो फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगा, ये भी गलत हो गया। प्री ऑपरेशनल में आपसे पूछ रहा है ना, तो अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाएगी, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और तो देखिए, क्या ये हमारा ए सही हो सकता है, तो देखिए ए में है कि दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। जब स्टार्टिंग होती है इस काल की तब तो नहीं होती है, उसमें ईगोसेंट्रिज्म होता है, पर लास्ट तक आते आते ये जो योग्यता है ये आ जाती है। लेकिन ये बाकी सारी जो है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग और ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये कहीं से भी इसमें मैच नहीं करती है ना। तो यहाँ इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बताइए। किसकी बात पियाजे ने की, इमिटेशन की है, रीइंफोर्समेंट की, लैंग्वेज की है, या एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब एक्सपीरियंस। देखिए, अनुभव की बात मैंने कहा था पियाजे ने की है, तो आप बिल्कुल तुरंत ये डी ऑप्शन सही कर देंगे। देखिए, लैंग्वेज, रीइंफोर्समेंट और इमिटेशन की बात पियाजे ने नहीं की है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा सही कथन है, तो बताइए। संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, मतलब चरणों में, मतलब स्टेजेस में नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है। या जो संज्ञानात्मक विकास है इसके 5 स्टेज बताए हैं पियाजे ने, या किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, ये चरण स्थिर है, या बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों क्रम बदला जा सकता है। देखिए, हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। भाई, इन्होंने स्टेजेस में बताया, तो क्या आप स्टेज छोड़ सकते हैं? स्टेज छोड़ नहीं सकते हैं ना। इन्होंने बताया कि एक स्पेसिफिक एज में स्पेसिफिक क्वालिटीज़ आती हैं, मतलब बच्चा चरणों में सीखता है, तो आप स्टेज कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के, मतलब किस में भिन्न होता है और किस में भिन्न नहीं होता, आपको बताना है। तो देखिए,
मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो बच्चों का चिंतन है वो क्वांटिटी में इक्वल होता है, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंट होता है ना। मतलब क्वांटिटी मतलब मात्रा में तो समान होगा, है ना, लेकिन जो उनका काइंड मतलब प्रकार है या क्वालिटी है वो अलग होगी। तो प्रकार में तो डिफरेंट होता है, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंट नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो बताइए सही मिलान कौन सा है? कंक्रीट, ऑपरेशनल, एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई। देखिए यही ऑप्शन पहले ही हमारा सही हो गया कि कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, CCS मैंने बताया, कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये तीनों आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल में। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। बाकी देखते हैं हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है। इमिटेशन बिगिंस, भाई इमिटेशन अनुकरण तो उसमें सेंसरी मोटर में ही आ जाता है, तो ये गलत हो गया। इन्फेंसी अप्लाइज लॉ, हाँ मतलब इन्फेंसी में ही बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लगेगा, मतलब इससे करा हुआ आंसर तो कोई हो ही नहीं सकता ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड डिडक्टिव थॉट। डिडक्टिव थॉट जो है वो बिल्कुल लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक मतलब एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं बच्चे। किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। ठीक है, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा पियाजे। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है। देख रहे हैं आप वर्ड, देख रहे हैं वर्ड कितने मतलब अजीब हैं, आप पहले ही डर जाएंगे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ इंग्लिश में भी आपको पढ़ना है। व्हाट टर्म डज पियाजे यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग कौन सा बताया है? स्कीमा को, है ना, स्कीमा की बात की है पियाजे ने, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? सही से ध्यान लगा कर मतलब जानकारी को याद करने की बात देखिए कोई भी पियाजे नहीं कही है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, देखिए सहारे की बात वाइगॉत्स्की ने की है, जब हम लोग उनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो जानेंगे। और अनुकूलन की प्रक्रिया मतलब एडेप्टेशन। और नेक्स्ट हमारा है पुरस्कार। तो देखिए पुरस्कार की बात भी पियाजे ने नहीं की है, अनुकूलन की बात की है, तो एडेप्टेशन। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन मतलब एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक जो थॉट होती है ये किस अवस्था में आती है, मतलब किस अवस्था की विशेषता है? तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो आपको पता है कि आपका जो है फॉर्मल ऑपरेशनल की ये विशेषता है ना। बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जो मैंने बनाया हुआ है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया। मतलब नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए जो हम लोग स्कीमा में क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जब हम किसी भी चीज़ को नई जानकारी को जोड़ते हैं तो वो एसिमिलेशन, लेकिन जब हम उसमें चेंजमेंट करते हैं जो हम लोग पहले से स्कीमा में बनाए हुए होते हैं, चेंजमेंट करते हैं, उस चेंजमेंट या मॉडिफिकेशन को हम लोग एकोमोडेशन या समायोजन कहते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चे 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है बताइए? तो प्री ऑपरेशनल मैंने बताया था कि जो सेंसरी मोटर होता है वो 0 to 2 वर्ष, फिर प्री ऑपरेशनल है ना, पहले सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल होता, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। SPCF से आप याद कर सकते हैं, सम पीपल कांट फोकस, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो मैंने बताया था ये होता है 0 to 2 वर्ष, 3 to 7 ईयर, 7 to 11 ईयर और 12 to मतलब नेक्स्ट आगे तक। तो देखिए यहाँ मैंने बताया 3 to 7 ईयर, आपको यहाँ 2 to 7 ईयर, तो आप भी सोच मत पड़ जाइए कि अब मैं क्या करूँ। देखिए एज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप कॉमन सेंस का यूज करिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को क्या कहते हैं? न्यू इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। वीडियो अगर आप देखा होगा तो आप ज़रूर सॉल्व कर पा रहे होंगे। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालने इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। देखिए वस्तुओं को ढूंढ निकाल रहा है, मतलब कि बच्चे के मन में वो जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनने लगा है, इमेज बनने लगी है, मतलब वो गुण कौन सा है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट हम लोग आएंगे। नेक्स्ट
जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे कहते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, निम्न में से किस कारक को उन्हें इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देखिए याद रखने में असमर्थ होते हैं कौन से? पूर्व संक्रियात्मक बच्चे। तो देखिए याद रखने के लिए देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब चीज़ों को हम लोग बैक करके सोच पाएँ तब हम उस चीज़ को याद कर पाएंगे, है ना। ऐसे नहीं याद कर पाएंगे। जैसे हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग वो तो बहुत ऊपर के लेवल की हो गई, इसका तो कोई मीन ही नहीं है। पर्सनल फेबल, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की भी ज़रूरत नहीं है याद करने के लिए। किसकी ज़रूरत है? देखिए बच्चे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनमें क्या होता है, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक की विशेषता ही है इरिवर्सिबिलिटी। तो इसलिए ही, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे में, है ना, मतलब रिवर्स करके चीज़ों को नहीं सोच पाता, इसलिए वो याद नहीं कर पाता। ये आपको ध्यान में रखना है, समझ के चलना है। नेक्स्ट हम लोग देखें, क्वेश्चन हमारा है कि 1 वर्ष के शिशु जब आँख कान हाथों सोचते हैं तो इनमें से कौन सा स्तर शामिल होता है? भाई पहले ही बताया है, आँख कान हाथों से कौन सोचेगा? जो बहुत छोटा बच्चा होगा, है ना, तो वो कौन सी स्टेज होगी? हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 गिलासों में खाली करती है जिनमें एक लंबा है दूसरा चौड़ा है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन की एक जो 2 बराबर के गिलास हैं उसमें क्या है? जूस है। अब शिक्षिका जो एक गिलास को दूध को तो लंबे में ट्रांसफ़र कर देती है और एक को उससे छोटे वाले गिलास में कर देती है। तो अब पूछा जाता है कि बच्चों से पूछा जाता है कि किस पे जूस ज़्यादा है, तो बच्चे आंसर देते हैं लंबे वाले में, है ना। तो किस में कठिनाई है? देखिए बच्चे में, इसका मतलब संरक्षण या कंजर्वेशन का गुण नहीं है, है ना। अब गुण नहीं है तो इसका मतलब बच्चे को किस में कठिनाई है? अब देखिए कंजर्वेशन का कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अब आप क्या करोगे? देखिए बच्चा जो है, वो मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ पे केंद्रित हो पा रहा है, सिर्फ लंबाई पर ही ध्यान लगाए है, उसका ध्यान चौड़ाई पर नहीं है, मतलब डिसेंट्रेशन उसमें नहीं है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विकेंद्रीकरण, है ना, कि शिक्षिका के बच्चों को विकेंद्रीकरण में कठिनाई है। बच्चा सिर्फ एक ही तरफ सोच पा रहा है, एक ही तरफ ध्यान केंद्रित कर पा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सीता ने हाथ से दाल लिखा है, दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिया जाता है तो वह मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल खाने को डैश कर लिया है, मतलब वो अपने आप से मिलाकर खाने लगती है। तो दाल चावल के प्रत्यय को उसने क्या, कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया है? आत्मसात कर लिया है, एसिमिलेट कर लिया। देखो नई चीज़ों को जोड़ना, नई चीज़ों को सीखना सब आत्मसातकरण में आता है, मतलब एसिमिलेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या हो गया आपका? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना, कि कौन सी विशेषता है? तो देखिए कौन सी विशेषता है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, है ना, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसकी विशेषता है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारा क्वेश्चन जो है वो है, पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मोडिफाइड। मैंने बताया मोडिफाई किया जाता है, तो कौन सी होती है? समायोजन, है ना, समायोजन, एकोमोडेशन। जब हम लोग न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं वो एसिमिलेशन, और जब जो हम लोग ने पहले से स्कीमा बनाया उसमें चेंजमेंट करते हैं तो वो क्या होता है? समायोजन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था मतलब किसके साथ संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंद्रिय गामक या सेंसरी ऑपरेशनल है वो उसकी क्या क्या विशेषताएं। तो देखिए इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशन, है ना, मतलब सिंबॉलिक थॉट मैंने बताया था आ जाती है बच्चे में। या फिर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल, भैया इतने छोटे में बच्चा लॉजिकल कैसे हो सकता है? तो ये रॉन्ग हो गया। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज, मतलब वो 2 साल का है और चीज़ों को एनालाइज करने लगा, बिल्कुल गलत। कंसर्न्स अबाउट सोशल इशूज़, अभी वो अपने बारे में सोच नहीं पा रहा और सोशल इशूज़ के बारे में सोचने लगेगा, बिल्कुल गलत। इमिटेशन करता है और चीज़ों को समझता है, और मेंटल रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंबॉलिक थॉट उसमें आ जाती है, मैंने आपको बताया है आपको ये बात। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। पहली अवस्था में
बताइए क्या सीखता है, तो इंद्रियों का प्रयोग है ना, बाय यूजिंग द सेंसेस। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए बाकी कुछ भी ऑप्शन सही नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट फैशन है ना, ये ज्ञान का प्रयोग कैसे करेगा, अभी इसको खुद ही ज्ञान नहीं है। न्यूट्रल वर्ड से सब, उसको खुद भी कुछ वर्ड्स नहीं आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बेहतर सीखता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो मैंने बताया था जब तार्किक रूप से किसी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करना या कॉन्क्रीट ऑपरेशन में करना प्रारंभ करता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन था कि अमूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन कब आता है। तब अगर अमूर्त लगा हुआ है या अब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है, तब आपको क्या करना है, फॉर्मल ऑपरेशनल सही करना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तार्किक या लॉजिकल था, तो आपको कंक्रीट ऑपरेशनल सही करना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, देखिए वही चीज़ आ गई अमूर्त, तब यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है। बताइए, ये अभी 2019 में ही पेपर आया हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था पियाजे की संरचना कौन सी है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में। रीइंफोर्समेंट की देखिए इन्होंने बात नहीं की, स्कीमा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या कंडीशनिंग, इन किसी की बात पियाजे ने नहीं की है, सिर्फ किसकी, स्कीमा की बात की है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन बी। तो चलिए, हम लोग ने आज जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए थे, वो चाहे पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो, उनको सबको मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। और जो कई बार रिपीट हुए हैं उनको मैंने बार बार नहीं लिया है। हाँ, एक और क्वेश्चन था कि ऐसे बना हुआ था, एक्चुअली वो ड्रा नहीं हो रहा था तो मैं कर नहीं पाई, आप खुद समझ लीजिए। जैसे 4 वो बने हुए थे कि जो पियाजे के अनुसार कौन सा चित्र सही है। तो ऐसे था कि जो एज था और लर्निंग में ऐसे कर्व दिखाया गया था, किसी में ऐसे कर्व दिखाया गया था, किसी में ऐसे स्टेजेस बने हुए थे, है ना, स्टेजेस ऐसे, और एक और कोई ऑप्शन था। तो आपको हमेशा स्टेज वाला सही करना है, है ना, क्योंकि स्टेजेस में होता है, क्वालिटेटिव स्टेजेस में पियाजे ने बताया था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वाइगॉत्स्की की थ्योरी, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो क्वेश्चन है आई होप आप सॉल्व कर पाए होंगे, और आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। मैं भी तो जानूँ कि मेरे पढ़ाने से क्या फ़ायदा हो रहा है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू।